Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now we are starting practical number 2 of physics class 10. The topic of practical is vernier caliper. The object of the practical, aim or object, इसको aim या object भी कह सकते हैं. The aim and object of the practical is measure the length and diameter of a solid cylinder with vernier calipers and calculate its volume. वर्नियर कैलिपर को सबसे पहले एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पियर वर्नियर. उन्होंने 1631 में इसको इन्वेंट किया था. उसके बाद हम वर्नियर कैलिपर के स्ट्रक्चर के बारे में ज़रा देखते हैं. तो यह वर्नियर कैलिपर है. जब आप इस वर्नियर कैलिपर को देखते हैं, कंसीडर करते हैं, तो आपको यहाँ पर दो किस्म के स्केल नजर आएंगे. एक ये स्केल है जिसको हम कहते हैं मेन स्केल, और इसके बाद ये आपको ऊपर यहाँ पर ये जो है ये वर्नियर स्केल है. तो वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल के ऊपर मूव करता है. तो यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये है मेन स्केल. तो ये मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर. उसके बाद ये है सर्कुलर वर्नियर स्केल, जहाँ पे रीडिंग जो है वो 0 से लेकर 10 तक होती है. जब हम मेन स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे आप 0 से लेकर 1 के दरमियान में जब आप देखते हैं तो आपको 10 डिवीजन्स नजर आती हैं. तो एक्चुअली ये जो डिवीजन्स हैं ये 1 mm को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 1 mm है. उसके बाद ये मेन स्केल हो गया और ये वर्नियर स्केल हो गया. इसके बाद यहाँ पर आपको ये जाज नजर आ रहे हैं. तो ये लोअर जाज है और ये जो है ये अपर जाज है. उसके बाद यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये डेप्थ गेज है. ये डेप्थ गेज. उसके बाद यहाँ पर ये जो जॉज है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है ये लेंथ और डायमीटर, आउटर डायमीटर मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है. उसके बाद ये जो अपर जाज है ये इनर डायमीटर मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसी तरह ये जो गेज है ये वाला, ये डेप्थ मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये है वर्नियर कैलिपर, और ये इसके लोअर जाज, अपर जाज, उसके बाद ये मेन स्केल हो गया और ये इसका वर्नियर स्केल हो गया. तो वर्नियर कैलिपर जो होता है एक्चुअली वो मिनिमम वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए, लेंथ को मालूम करने के लिए या डायमीटर मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट कैन मेजर एक्यूरेटली अप टू 0.01 सेंटीमीटर. तो इसकी जो मेजर कर सकता है वो 0.01 सेंटीमीटर तक ये मेजर कर सकता है. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग्स आती है, डेफिनेशन आती है, वो लीस्ट काउंट. लीस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट. तो इसका मतलब हुआ कि लीस्ट काउंट की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो लीस्ट काउंट
वो वैल्यू होती है कि जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम जो वैल्यू मालूम कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट, वो लीस्ट काउंट कहलाती है। तो जब हम वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद हमें, चूँकि यहाँ पर इससे पहले कि हम ऑब्जर्वेशन करें, हमें जो है वो इसमें चूँकि वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। तो ये जो फॉर्मूला है ये वॉल्यूम फाइंड करने का है सिलेंडर का। तो ये इस फॉर्मूले की मदद से हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि पाई इज अ फिक्स वैल्यू 22/7, आर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एल मीन्स लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो ऑब्जर्वेशंस के अंदर सबसे पहले जब हम करेंगे, हम यहाँ पर लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं? तो हमें लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। वो जो आपने अभी इसमें वर्नियर स्केल के अंदर, वर्नियर कैलिपर के अंदर जो वन मेन स्केल डिवीजन है जो मैंने आपको दिखाई थी, वो है 1 mm। तो 1 mm चूँकि यहाँ पे सेंटीमीटर में बात होती है, तो जब हम 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ रहेगा 0.1 सेंटीमीटर। 1 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये भी आपको पता है कि वो 10 है। जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 10 डिवीजन है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट के फॉर्मूले के मुताबिक लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स now least count is equal to length of one main scale division, that is equal to 0.1 divided by number of vernier scale divisions है 10, तो ये 10 हो गया, that is equal to 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमने लीस्ट काउंट फाइंड किया है वर्नियर कैलिपर का। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ज़ीरो एरर की। जब हम ज़ीरो एरर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे स्केल के ऊपर जो मेन स्केल है इसका 0 और जो वर्नियर स्केल है इसका 0, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं, सामने हैं। तो इसका मतलब इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऐसा ना हो, यानी कि ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहा हो, तो फिर वहाँ पे हमें ज़ीरो एरर फाइंड करना पड़ता है। अब ज़ीरो एरर जो होता है वो दो किस्म का होता है, एक है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और दूसरा है नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वर्नियर कैलिपर यहाँ पे होता, फॉर एग्जांपल अगर ये रीडिंग अगर वर्नियर कैलिपर 0 की जगह पे इस तरह होता, मेन वर्नियर स्केल जो है वो यूँ होता, तो यहाँ पे 0 जो है वो 0 के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एरर है। और जब पॉजिटिव एरर होता है तो वो उसको माइनस करते हैं। इसी तरह अगर ये 0 यहाँ पे राइट हैंड साइड की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा और उसको
वो प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो जब पॉजिटिव एरर होता है तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है तो उसको ऐड करते हैं। तो इस तरह पॉजिटिव एरर, ज़ीरो एरर जो होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। चूँकि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है तो इसलिए इसमें ज़ीरो एरर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ऑब्जर्वेशन के अंदर ये कॉलम बनेंगे। सबसे पहला कॉलम जो आपको सामने नजर आ रहा है ये है लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो हम सबसे पहले लेंथ मालूम करेंगे। तो आपके सामने ये सिलेंडर गिवन है और इस सिलेंडर की हम लेंथ मालूम करेंगे और उसके बाद इसका डायमीटर मालूम करेंगे और उसके बाद फिर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास एक गिवन सिलेंडर है, तो हमने इसका लेंथ मालूम करनी सबसे पहले। तो हमने क्या किया, इस सिलेंडर को हमने जाओज के दरमियान रखा। उसके बाद हमने चूंकि इसमें लेंथ मालूम करनी है तो हमने इसको इस तरह रखा। अब हम इसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जब आप पहले कॉलम के अंदर देखते हैं तो आपको मेन स्केल रीडिंग मालूम करनी है। तो मेन स्केल रीडिंग जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको मेन स्केल ज़ीरो का, जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, तो आपको यहाँ पे जो वैल्यूज नज़र आ रही है तो ये 2 और 2.4। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग जो आ रही है वो 2.4 है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद वर्नियर स्केल। अब जब हम वर्नियर स्केल की रीडिंग मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो वर्नियर स्केल के ऊपर जो नंबर्स गिवन है 0 से लेकर 10 तक, हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसी लाइन है जो मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल ऊपर, यानी कि बिल्कुल कोइंसाइड हो रही है। तो जब आप इस स्केल को देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो 2 है, वर्नियर स्केल का 2, वो मेन स्केल के बिल्कुल देखें 3 के साथ लाइन बिल्कुल मैच कर रही है, बिल्कुल सामने आ रही है। तो हम यहाँ पर जो वर्नियर स्केल रीडिंग लिखेंगे दैट इज 2, इसको हम 2 लिखेंगे, 2 डिवीजन्स। तो हमने यहाँ पे 2 डिवीजन लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करेंगे। तो जो हमने 2 लिखा था उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से 0.01 और ये आएगा 0.02 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ मालूम करेंगे। इसका मतलब टोटल लेंथ कैसे फाइंड होगी कि जो हमारी मेन स्केल रीडिंग थी 2.4, उसमें हम ऐड करेंगे 0.02 को। तो इस तरीके से आगे हम, इसके बाद हमने टोटल लेंथ मालूम करनी की तो 2.42 सेंटीमीटर टोटल लेंथ आ गई। इसी तरीके से हमने तीनों ऑब्जर्वेशन ली और तकरीबन इसमें कोई पॉइंट का फ़र्क आएगा, लेकिन नॉर्मली सेम वैल्यूज, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत कम होता है तो इसलिए तीनों में तकरीबन सेम रीडिंग आएगी। अगर कोई पॉइंट का फ़र्क भी आ सकता है। तो आपने तीनों रीडिंग इसी तरह मालूम की और इसी तरीके से आपने टोटल लेंथ मालूम की। और चूंकि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है तो ये कॉलम खाली रहेगा। उसके बाद आपने फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द मीन लेंथ। आपको मीन लेंथ फाइंड करनी है। तो आपने क्या किया कि जो आपकी पहली लेंथ थी वो L1 थी, L2 थी, L3 थी, आपने इन तीनों को प्लस किया और 3 से डिवाइड किया। जब तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 2.42। तो एवरेज जो है वो इसकी वैल्यू वही आएगी 2.42। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। अब हमने क्या करना है कि हमने सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना। तो डायमीटर के लिए हम इस सिलेंडर को इस तरह रखेंगे, ठीक है, ये इस तरह रखा। आप फर्स्ट रीडिंग ऊपर ले लें, अपर सिलेंडर के ऊपर वाली साइड से, और सेकंड रीडिंग मिडल से ले लें, और थर्ड रीडिंग जो है वो बिल्कुल एंड थर्ड साइड यानी कि बिल्कुल लास्ट से ले लें। तो इस तरह आपकी 3 रीडिंग्स हो जाएंगी। तो पहली हम रीडिंग जब हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे देखें तो
जो आपकी मेन स्केल है उसमें जो वैल्यू आ रही है वो है 1.2। आप देखें ये 1.2 नहीं, 1.2 नहीं बल्कि आ रही है 0.6। तो ये जब आप देखें इसकी वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है 0.66 से थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन ये 0.6 ही हम ले लेते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो 0.6। अच्छा, उसके बाद हम वर्नियर स्केल के जो लाइंस हैं उनको हम कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि कौन सी लाइन बिल्कुल ओवरलैप कर रही है मेन स्केल से। तो जब आप यहाँ पे देखें तो आपको लाइन नंबर जो वर्नियर स्केल है उसका जो 3 है, थर्ड डिवीजन जो है वो आप देखें बिल्कुल, थर्ड डिवीजन जो है वो बिल्कुल जो मेन स्केल रीडिंग है बल्कि 4 ही दे, 4 ले लेते हैं। तो जो वर्नियर स्केल का 4 है वो मेन स्केल के बिल्कुल देखें जो लाइन है उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो जो अब हम रीडिंग यहाँ पे नोट करते हैं, तो जो मेन स्केल रीडिंग है दैट इज़ 0.6। उसके बाद वर्नियर स्केल पे 4 डिवीजन्स, नंबर 4 जो है वो बिल्कुल ओवरलैप हो रहा था। देखें, दोबारा देख लेते हैं, आप देखें ये। उसके बाद हम फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो 4 था इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 लीस्ट काउंट से, तो आंसर इज 0.04 सेंटीमीटर। उसके बाद टोटल डायमीटर फाइंड करेंगे। तो जो हमारा मेन स्केल रीडिंग थी 0.6, इसमें प्लस होगा 0.04, दैट इज इक्वल टू 0.64 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 3 रीडिंग मालूम करेंगे, 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे उसी तरह जिस तरह आपसे कहा था। इसके बाद हमने 3 ऑब्जर्वेशन किए और उसके बाद जब हमने डायमीटर फाइंड किया तो अप्रॉक्सीमेट 0.64 आ गया। तो मीन डायमीटर जो है वो 0.64, चूँकि हमने 3 रीडिंग्स ली हैं इससे 3 से डिवाइड किया है, तो हम एवरेज मालूम कर रहे हैं, एवरेज डायमीटर। उसके बाद अब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। अब हम इसकी कैलकुलेशन जब करते हैं तो सबसे पहले हमें रेडियस जो हमने फाइंड किया था, रेडियस ऑफ सिलेंडर R इज इक्वल टू, और हमें पता है कि जो रेडियस का फॉर्मूला होता है D/2, तो हमने रेडियस के फॉर्मूले को यूज़ किया R इज इक्वल टू D/2, D का मतलब डायमीटर। उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज पुट की, तो जो हमने डायमीटर फाइंड किया था एवरेज वो है 0.64, इसको डिवाइड किया 2 से, और जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आया 0.32 सेंटीमीटर। तो ये हमने रेडियस फाइंड कर लिया सबसे पहले। उसके बाद अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V। उसके बाद अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का सिंबल V होता है और वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²L। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 22/7। इसको हमने मल्टीप्लाई किया रेडियस के स्क्वायर से, द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। रेडियस हमने फाइंड किया था 0.32, इसका स्क्वायर किया और इसको मल्टीप्लाई किया लेंथ से, जो हमने मीन लेंथ फाइंड की थी 2.42। उसके बाद अब हम कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे अपनी।
सबसे पहले हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई, जब हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 0.32 तो आंसर आया 0.1024 मल्टीप्लाई 2.42। नाउ नेक्स्ट हमने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आया 5.451776 डिवाइड बाय 7, और जब हमने उसको डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आया 0.7788 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। चूंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम जो है वो इसका यूनिट जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, तो CM पावर 3। उसके बाद आप चाहें तो उसको राउंड ऑफ कर लें, तो ये 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 0.78 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लिया। इसी तरह जो हमने वॉल्यूम फाइंड किया तो 0.78, तो ये हमने अपनी कैलकुलेशंस कंप्लीट कर ली। उसके बाद ये रिजल्ट है, यहाँ पे रिजल्ट लिखा रहेगा। तो रिजल्ट के अंदर सबसे पहले लेंथ जो हमने फाइंड की थी, मीन लेंथ 2.42 आ गई। डायमीटर जो हमने मीन फाइंड किया था 0.64 आ गया। उसके बाद वॉल्यूम जो हमने अभी फाइंड किया है 0.78, और बाकी चूंकि ये वॉल्यूम है तो CM पावर 3 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिकल नंबर 2 टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमें जो भी सिलेंडर गिवन होगा हम उसका वॉल्यूम इस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जो वर्नियर कैलिपर का जो गेज है, ये वाला, ये गेज जो है ये डेप्थ मालूम करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये जैसे ये होल है, इसमें ये डेप्थ है, तो हम इसकी डेप्थ मालूम करना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह रखेंगे और इसकी डेप्थ को मालूम करेंगे। तो जब हमने इसकी डेप्थ मालूम करनी है तो हमने इसको यूं इस तरह रखा, और उसके बाद जहाँ तक ये इंटर हो रहा है इसके अंदर, जैसे हम डेप्थ मालूम करना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह इसको ओपन किया और इसके अंदर यहाँ पे हम इसकी रीडिंग को नोट कर सकते हैं। और इस तरह ये जो थर्ड जो है वो हम इसकी वजह से डेप्थ मेजर कर सकते हैं। इसी तरह ये जो है इनर, यहाँ पर ये जो अपर जाज थे ये इनर डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका डायमीटर फाइंड करना है तो मैं इसको यूं रखूंगा और उसके बाद इसका डायमीटर फाइंड करूंगा। तो ये इनर डायमीटर फाइंड करने के लिए ये जाज यूज किया जाता है। और ये आपको पता है कि ये मैंने आपको बताया है कि ये जो है ये लेंथ और डायमीटर के लिए मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 2 जो वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड था, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जो है वो नेक्स्ट काम जो है वो ये है कि आपको अपने प्रैक्टिकल जर्नल्स जो है वो कंप्लीट करने शुरू करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है, वैसे टोटल जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 1 से लेकर 14 तक हैं। और उसके अंदर अगर आप चाहें तो पहले से ही सारे प्रैक्टिकल लिख लें, और या फिर जो चूंकि जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर 1 से लेकर 8 प्रैक्टिकल शामिल होते हैं, तो आप जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 1 to 8 तो ये तो आपको लिखने हैं। तो आप अभी से लिखना शुरू कर दें। तो ये लाजमी नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप इसी वीक के अंदर ये सारे 8 के 8 प्रैक्टिकल पूरे कर लें। तो अगर कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज आप अभी से इसको प्रैक्टिकल्स को आप लिखना शुरू कर दें। तो आपने अपने प्रैक्टिकल जर्नल में 1 से लेकर 8 तक तो लाजमी मतलब जल्दी से लिखने हैं, अनकरीब इसका आपका होमवर्क है ये।
और अगर आप चाहें तो सारे 1 से लेकर 14 प्रैक्टिकल्स तक आप सारे लिख सकते हैं। इसके बाद एक बात और ध्यान में रखनी है, जो आपका प्रैक्टिकल नंबर 3B है, प्रैक्टिकल नंबर 3B जो आपकी बुक में मौजूद है, डॉक्टर सैफुद्दीन की बुक के अंदर प्रैक्टिकल 3B और प्रैक्टिकल 10B, ये दो जो है वो आपको अपने प्रैक्टिकल जर्नल में नहीं लिखने हैं। 3B और 10B ये दोनों आपको अपने प्रैक्टिकल जर्नल में नहीं लिखने। अब लिखने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है, तो 1 के अंदर 1A और 1B दोनों हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एज इट इज जिस तरीके से यहाँ पे हेडिंग्स हैं, ऑपरेटर से लेकर ये बिल्कुल एज इट इज इसी तरह कॉलम बनाएंगे और बिल्कुल एंड तक जहाँ पर ये प्रिकॉशंस आ रहे हैं, जहाँ पर ये प्रिकॉशंस हैं, तो वहाँ तक आपने पूरा प्रैक्टिकल एज इट इज लिखना है। लेकिन जो स्पेसिमेन शीट है या फिर ग्राफ है वो अलग से अटैच होता है, तो वो आपको लिखना नहीं है। तो आपको ऑपरेटर से लेकर प्रिकॉशंस तक और डायग्राम्स ये सारा कुछ आपने लिखना है। तो बिल्कुल एज इट इज बुक से देख के लिखना है, इसमें कोई भी चीज़ आपने अलग से नहीं लिखनी है। पूरा प्रैक्टिकल पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऊपर दिया हुआ है, तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल जर्नल एक रेफरेंस के तौर पे आपको दिखाऊंगा। तो फिर आपने उसको बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल सारा काम जो यहाँ पे मौजूद है बुक के अंदर वो सारा आपने लिखना है। लेकिन दोबारा मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल नंबर 3B आपको नहीं लिखना है और 10B नहीं लिखना। 3B जो प्रैक्टिकल है वो डायमीटर ऑफ द गिवन वायर, ये आपका नहीं है, तो ये आपको नहीं लिखना है। इसी तरह प्रैक्टिकल नंबर 10B सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला है, ये आपको नहीं लिखना है। आपको मैग्नेटिक लाइंस मालूम करने वाला लिखना है। तो आपको इसकी तरह 10B नहीं लिखना है और 3B नहीं लिखना है। ये आप देखें जिस तरह यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्ट से शुरू किया है, तो आप यहाँ पर ऊपर जो है वो हेडिंग्स ऑब्जेक्ट जो है वो इन्होंने ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर्स, थ्योरी और उसके बाद मैथमेटिकली ये सारा एज इट इज। उसके बाद आगे भी इसी तरह पूरा गिवन यानी कि सिलेंडर, ये सारा मेथड वगैरह ये सब कुछ लिखना है इसी तरह जिस तरह बुक में दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन आपने कॉलम बना लेने हैं, बाकी जब आप रीडिंग लेंगी तो ये रीडिंग्स तब आपको लिखनी है। इसी तरह ग्राफ और रिजल्ट के बाद प्रिकॉशंस, तो आपने प्रिकॉशंस तक बिल्कुल एज इट इज जैसे बुक में दिया हुआ है उसी तरह आपने लिखना है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखें कि जो आपकी डायग्राम्स हैं जो बुक के अंदर यानी कि उस प्रैक्टिकल की डायग्राम्स हैं वो आपने फर्स्ट पेज पे ड्रॉ नहीं करनी है। यानी कि जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लिखा है, जहाँ से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है, उस पेज के सामने इंटरलीफ वाले पेज पे आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है। डायग्राम्स जो है वो ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशंस के सामने ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम जो है वो अंदर यानी कि फर्स्ट पेज पे ड्रॉ नहीं होंगी, डायग्राम जो है वो अंदर यानी कि सेकंड और थर्ड पेज के ऊपर ड्रॉ करेंगे जहां पर ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेशन मौजूद है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपना प्रैक्टिकल जर्नल कंप्लीट करना है, रिटर्न वर्क करना है। आपने बुक से देख के सारा कुछ लिखना है। ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशंस के कॉलम्स आपने छोड़ देने हैं, उसको कंप्लीट नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आप उसके साथ वहाँ पे उसको इंटर कर देंगे, वहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को आप लिख देंगे और कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह जो आपकी स्पेसिमेन शीट है या आपका ग्राफ पेपर है, तो वो आपके फर्स्ट पेज पे लगेगा जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, जहाँ से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है वो वहाँ पे अटैच किया रहेगा। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल बुक से देख के एज इट इज जिस तरह प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं उसी तरीके से आपने लिखने हैं। सिर्फ आपको 3B नहीं लिखना है और 10B नहीं लिखना है।